everyone, now again I am here for to you गोकुल दास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज पुनः हिंदी विषय में हम अपना हिंदी व्याकरण का जो अगला वाला पार्ट है वह आरंभ करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वाला पार्ट हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा, है ना। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा, है ना। संज्ञा के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्योंकि इसके पहले के जो भी विषय हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे भाषा, व्याकरण, फिर वर्ण, शब्द, वाक्य, ये चीज़ें और ये विषय हम अपनी भाषा में प्रयोग तो कर रहे थे इतने वर्षों से, लेकिन उसके बारे में हम बहुत संक्षिप्त में ही पढ़ पाते थे या जान पाते थे, और हमारे बच्चे जो हैं वो हर साल भूल जाते थे। मगर संज्ञा का प्रयोग वो प्रति वर्ष बहुत ज़्यादा ध्यान से करते हैं, और हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी संज्ञा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का लेखन और अध्ययन करते आ रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार सभी को बता दूं बेटा कि ये वाला जो टॉपिक है, अभी तक तो वैसे हम पढ़ ही रहे, लेकिन आप अपनी पेंसिल बुक का जो सेम 1 है उसमें देखेंगे। और इसके लिए हम लोग आज अपना पेज नंबर 179 और 180 पढ़ेंगे। चलिए, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे 3rd और 4th के बच्चे तक जो हैं वो बहुत इजीली, बड़े तेजी से ऊंचे स्वर में कहेंगे, मैम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। इवनली कम से कम मैं अपने क्लास 3rd के बच्चों से ये उम्मीद करती हूँ जो 5th में है और जो लोग कक्षा 4 से 5 में आए हैं, उन लोगों को भी संज्ञा की परिभाषा अच्छे से पता होगी। क्योंकि संज्ञा वाला जो विषय है वह हमारी हिंदी भाषा का सबसे पहला मुख्य विषय है, जहाँ से हम वाक्य के बाद अर्थ को शुरू करते हैं। याद कीजिए, हमने जब आपको भाषा और व्याकरण पढ़ाया था, है ना। भाषा की परिभाषा दोहरा रही हूँ, अपने मन के विचारों या भावों को व्यक्त करने या आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। याद आया? हम अपनी हर कक्षा में अपनी पिछले अध्याय को एक बार पुनर्अभ्यास या पुनर्वलोकन अवश्य करते हैं। रिवाइज करने से हमें अपना नया वाला विषय आसानी से समझ में आ जाता है ना। तो जब आपके मन में कोई बात आती है तो आप जिस भी तरीके से, चाहे लिखकर या बोलकर, उसे दूसरों से एक्सप्रेस करते हैं या शेयर करते हैं या बांटते हैं, तो वो होता है भाषा। भाषा के लिए लिपि बहुत ज़रूरी है। भाषा भी 3 प्रकार की थी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, है ना। व्याकरण, व्याकरण वह पुस्तक होती है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। हमने व्याकरण के 4 अंग पढ़े थे। ये मैं व्याकरण के और मेरे 4 अंग मैंने बनाए थे। पहला था वर्ण, दूसरा था शब्द, तीसरा था वाक्य और चौथा था अर्थ। यानी कि भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण के जो नियम हैं, उसका पहला नियम था कि किसी भी भाषा के वर्ण, उसमें कितने अक्षर हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हमने अपने 2nd वाले चैप्टर में पढ़ लिए। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 54 वर्ण होते हैं। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह होते हैं। फिर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण का दूसरा था शब्द। हमने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ा शब्द के बारे में कि शब्द कैसे बनते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी आपने लिखते या बोलते समय
अगर दो या दो से अधिक ध्वनि या वर्णों को मिलाया और उससे यदि कोई मीनिंगफुल शब्द बनता है तो उसे हम शब्द कहते हैं, है ना। उसके बाद में था तीसरा व्याकरण का अंग वाक्य। वाक्य भी हमने आपको बिल्कुल इसके पहले वाले अध्याय में बताया कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य जब कुछ सार्थक शब्दों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है और फिर उसका भी कोई एक अर्थ निकलता है, उस समूह को या शब्द समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम घर आते हो, है ना। तो इसमें सारे शब्द अपने आप में अर्थ देते हैं। फिर उन सभी को हमने उनके सही जगह पे रखा। तुम घर आते हो, तुम के बाद में घर, घर के बाद में आते और उसके बाद में हो, तब वो जो पूरा समूह बना शब्द का वो कहलाया वाक्य, क्योंकि उसका भी एक अर्थ निकलता है, अर्थात कोई व्यक्ति जो घर आया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत अब हम क्या करने वाले हैं, व्याकरण का जो चौथा अंग था अर्थ, है ना। यानी कि आपने अगर भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा में अगर आपने सही वर्ण प्रयोग किए, क की जगह क लिखा, ख की जगह ख लिखा, राम विद्यालय जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूँ ये बोलने के लिए कि विद्यालय जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने सबसे पहले वर्ण सीखे। र में आ की मात्रा और फिर म, राम, मतलब जहाँ र वर्ण आना था मैंने वहाँ र रखा, जहाँ पे आ की मात्रा आनी थी मैंने वहाँ आ की मात्रा, जहाँ म वाला वर्ण आना था मैंने म रखा। यानी मुझे वर्ण का ज्ञान तो है। फिर र के बाद में आ के बाद में म, राम, यानी मुझे शब्द ज्ञान भी हो गया है। भाषा का व्याकरण का दूसरा नियम मुझे लर्न हो गया कि मुझे राम लिखने के लिए, राम शब्द लिखने के लिए र के बाद में आ की मात्रा लिखना है, फिर म वाला वर्ण लिखना है, तो मेरा ये शब्द सही बना, है ना। फिर तीसरा था वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या थी, अर्थपूर्ण शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। राम को राम की जगह, विद्यालय को उसके बाद में, जाता क्रिया को उसके बाद में, हे को सबसे आखिरी में। यानी पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म, फिर क्रिया आएगी, या सिंपल आपका पहले उद्देश्य फिर विधेय आएगा। हमने पढ़ा था ना वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो मैंने पहले उद्देश्य यानी कर्ता को रखा, फिर उसका विधेय मतलब कर्म और क्रिया को रखा, तो मुझे वाक्य बनाना भी आ गया है। यानी व्याकरण के 3 नियम हम लोगों ने सीख लिए हैं अपनी भाषा को सही रूप से प्रयोग करने के लिए। किंतु अब हम आते हैं चौथा वाला अंग अर्थ। अर्थ के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपने ये जो शब्द लिखे भी हैं इनकी भी तो कोई कैटेगरी है ना, किसी न किसी वर्ग में इनको बांटा गया है। राम की जगह पर अगर मैं लिख दूं वह विद्यालय जाता है, या सिंपली मैं लिख दूं वह वहां जाता है, तो इन दोनों में कोई अंतर है। राम को मैंने राम का नाम नहीं लिया और बोल दिया वह, तो क्या फर्क पड़ गया, क्या राम बदल गया? नहीं, राम तो नहीं बदला, मगर उस बच्चे के लिए मैंने जो शब्द बोला है वो तो बदल गया ना। यानी भाषा में तो अंतर आ गया ना। वो व्यक्ति वही है,
राम की ही जगह पर है। राम के नाम का जो लड़का है वो वही है। वह बोलने से उस लड़के की आंख नाक कान कुछ बदल नहीं गया, लेकिन बोलने में हम जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वहां पर शब्द बदल गया, भाषा बदल गई। वह वहां जाता है, वहां कहाँ? विद्यालय। विद्यालय वही है, वहां करके यदि मैंने बोला तो भी विद्यालय वो वहीं रहेगा। वो बिल्डिंग जो है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो वहीं है, कोई चेंज नहीं आ गया है। लेकिन भाषा में शब्द का उच्चारण बदल गया है। तो क्या फर्क पड़ा है? हम पहले भी कह चुके हैं और अब फिर पुनः कह रहे हैं। अगर आपकी भाषा में शब्द बदलता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो आज हम व्याकरण का जो चौथा अंग है, अर्थ के आधार पर, अब उसकी शुरुआत हम संज्ञा से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं? हम आपको पहले वो डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं जो आप लोगों ने हमेशा देखी या पढ़ी या सुनी है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को क्या कहते हैं? वस्तु यानी कि चीज, स्थान, प्राणी एवं प्राणी यानी कि धरती पर जितने भी जीव प्राण जिनके अंदर है वो प्राणी कहलाते हैं। फिर चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, अगर हमारे अंदर प्राण है तो हम प्राणी हैं। एक पशु जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी है। एवं भाव के नाम को या दशा यानी कि स्थिति को हम लोग दशा कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए हम पुस्तक ले रहे हैं। आप लोग पहले एक बार इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आपको ये विस्तृत रूप से समझ में आ जाए। देखिए बेटा, ऊपर दिए गए चित्रों में नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति का नाम है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत का नाम है, घोड़ा एक प्राणी को कहा जाता है ना। इसी प्रकार लड़के का गुस्सा होना, देखो गुस्से में एक लड़का खड़ा है, उसके भाव को, एक्सप्रेशन को प्रकट कर रहा है। तो ये सभी शब्द संज्ञा हैं। क्या है? संज्ञा है। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सरल से शब्द बताती हूँ बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया है। दुनिया में और हम अपने जीवन में जैसे ही भाषा का प्रयोग करना आरंभ करते हैं तो आपके मन से जो भी विचार निकल रहा है, या तो वो किसी व्यक्ति को देखकर निकलता होगा, किसी स्थिति को देखकर निकलता होगा, है ना, किसी वस्तु को देखकर निकलता होगा। ये नहीं कि हमारे मन में जब भी कोई भाव या विचार जागृत होता है तो वो किसी न किसी से रिलेटेड होता है, किसी से संबंधित ही होगा ना। अगर मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ, कुछ सुन ही नहीं रही हूँ, तो मेरे मन में कोई ख्याल भी नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर मेरे मन में ख्याल आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो किसी भी चीज़ को देखकर उत्पन्न हुआ है। अगर मेरे मन में किसी व्यक्ति को मैंने देखा तो व्यक्ति को लेकर विचार उत्पन्न होंगे,
मैंने कोई वस्तु अगर देखी, अगर मैंने कोई स्थान देखा, या मैंने कोई एक्सप्रेशन देख लिया, तो ही मेरे मन में कोई विचार पैदा होगा। एक बहुत सरल उदाहरण बताती हूँ बेटा। एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा जो होता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा, वो या तो रोता रहता है, या तो सोता रहता है, या तो दूध पीता रहता है। इसके अलावा वो कोई और दूसरा काम नहीं करता। जो एक मनुष्य करता है बस उतने ही काम करता है। ज़्यादा हुआ तो सुसु और पॉटी कर ली और उसको उसका ध्यान नहीं रहता है। ध्यान रखिए, वो वहीं लेटे लेटे अपने सब काम कर लेता है। मम्मी ने दूध दिया तो दूध पी लिया, भूख लग रही तो रो लिए हैं, और अगर नहीं है तो सो रहे हैं। और आप उसको कितनी भी कोशिश करो, समय नहीं सोएगा। जब उसे नींद आ रही है वो तभी सोएगा। यानी कि वो किसी चीज़ को फील ही नहीं कर रहा है अपने आसपास की, तो उसके मन में कोई ख्याल भी नहीं आ रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, उसको फीलिंग्स आने लगती है। मम्मी को देखकर वो खुश होता है, मम्मी को वो मम्मी करके उच्चारित करता है, खाने की चीज़ का वो नाम लेना शुरू करता है। अब उसको वो किसने सिखाया? किसने सिखाया? सिखाया किसी ने नहीं। वो जब चीज़ों को ध्यान देने लगता है, नोटिस करता है, तब उन चीज़ों को लेकर उसके मन में भी विचार आने लगते हैं। जब तक वो छोटा सा था, दूध पी रहा था, वो कोई टेस्ट नहीं था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और आपने उसको हलवा खिलाना शुरू किया, चॉकलेट खिलाना शुरू की, है ना, डिफरेंट, उसकी मुंह को जब स्वाद आ गया, तब उसने उन चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू किया कि ये वाली चीज़ मम्मी ने खिलाई थी, नरम नरम, है ना, ये मुंह में बहुत टेस्टी लगती है, इसको मम्मी हलवा बोल के खिलाती है, ले बेटा हलवा खा ले। वो सुन रहा है और वो समझ गया कि इस चीज़ को हलवा कहते हैं या बिस्किट कहते हैं। फिर अगली बार आप उसको सिर्फ दूध पिलाओ, वो नहीं पिएगा। या तो वो उस चीज़ की तरफ इशारा करेगा, या तो अगर वो बोलना सीख गया तो बोलेगा हलवा या बिस्किट। यानी कि जब तक आप अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस नहीं करते, आपके मन में कोई भाव नहीं आता है, और भाव नहीं आता है तो आपको बोलने के लिए शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई प्राणी हो, या कोई इमोशन हो। रोते हुए बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा भी रोने लग जाता है। क्यों रो रहे हो? मैम ये रो रहा है मेरा दोस्त, उसको देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। या कोई दशा है ना, हाथ में अगर कुछ गर्म लगा तो हमें क्या होता है? दर्द होता है। तो उसको व्यक्त करने के लिए के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो सारे शब्द जो आप इन चीज़ों को देखकर फील करते हैं और मुंह से निकालते हैं, वो सारे शब्द नाम होते हैं उनका, और उसी शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। इजी वे में, सरल तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु ऐसी नहीं है बेटा जिसका कोई नाम नहीं हो। क्या आप रोटी को और चावल को एक ही नाम से पुकारते हो? कोशिश करके देखो। आप अगर बोलो कि मुझे वो सफ़ेद सफ़ेद बारीक बारीक वाली रोटी ला के दो, या तो आपको बातें सुनने को मिलेंगी या तो एक झापड़। तुम्हें पता नहीं है उसे चावल कहते हैं? इतने दिनों से देख रहे हो, सुन रहे हो, बोलना पड़ा ना। सबके लिए एक ही नाम तो नहीं हो सकता। ये आपका कान है, ये आपकी नाक है, ये आपकी आँख है, ये आपका मुंह है, ये आपका हाथ है। आपके शरीर में ही अंगों के इतने अलग अलग शब्द नाम हैं। तो ये तो इतनी बड़ी दुनिया है, इसकी हर चीज़, हर इमोशन के लिए आप एक ही शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हो? तो नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, किसी का अगर एक पर्टिकुलर यानी एक स्पेशल विशेष नाम जो सिर्फ उसी के लिए होता है, उसे हम कहते हैं संज्ञा। जैसे आपका नाम खुशी है तो खुशी आप ही का नाम होगा। मैं अपना नाम खुशी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम तो कुछ और है ना। तो खुशी नाम है, नाम को हम क्या बोल देते हैं? संज्ञा कहते हैं।
बहुत सरल शब्द। ये होती है पेंसिल और ये है पेन, है ना, और ये है रुमाल। इसे मैं रुमाल ही कहूंगी, इसे मैं पेन ही कहूंगी और इसे मैं पेंसिल ही कहूंगी। अगर आप कहोगे मैम जरा आपकी पेंसिल दे दो, मैम ये तो पेन है, मैंने आपसे पेंसिल मांगी है, क्यों इससे भी तो लिखते और इससे भी तो लिखते हैं, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं मैम ये पेंसिल है, इससे लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, ये लकड़ी की बनी है, ये पेन है ना, इससे लिखाया हुआ मिटा नहीं सकते हैं, इससे कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, ये डार्क होती है, ये थोड़ी लाइट चलती है। यानी इसके लिए पेंसिल नाम ही फिक्स है, इसको मैं पेंसिल ही बोलूँगी और इसको मैं पेन ही बोलूँगी। ये रुमाल है, ये या तो हाथ पोंछने नाक पोंछने काम में और कभी कभी बोर्ड पोंछने के काम में आता है, और ये सिर्फ लिखने के काम में आता है। यानी इनकी विशेषताएं अलग अलग है, तो इनके नाम इनके लिए बने हुए हैं। सबका नाम मैं एक जैसा नहीं सकती, ये भी रुमाल है और ये भी रुमाल है, चलो रुमाल से लिखो और रुमाल से ही मिटाओ, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो दुनिया में बेटा हर व्यक्ति वस्तु स्थान के अपने अपने एक नाम होते हैं और उसी शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ दोहराइए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, तोता प्राणी है। भाव, भाव यानी क्या होता है? गुस्सा होना, हंसी, है ना, ये सब हमारे एक्सप्रेशन है चेहरे पे से। जब आप रोते हैं तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जब आप हंसते हैं तो एक्सप्रेशन बदल जाता है, जब गुस्सा होते हैं एक्सप्रेशन बदल जाता है। या दशा, दशा मतलब स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर चीज के लिए एक कोई नाम होता है और उसी को हम संज्ञा कहते हैं बेटा, ठीक है। चलो संज्ञा के अन्य उदाहरण, अक्षरा, प्राची, संस्कृति, सक्षम, अर्णव। ये व्यक्तियों के नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, गीता, सीता, है ना, चैरी, वीर, अनन्या, अनुष, ये सब नाम है। अनुष लड़का है तो अनुष का नाम अनुषी रहेगा, उसको मैं अनुषी नहीं बोल सकती हूँ, है उसकी सिस्टर अनुषी भी, लेकिन अनुषी का नाम अनुषी रहेगा और अनुष का नाम अनुष ही रहेगा, है ना, क्योंकि उन दोनों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। मेज ये रही, किताब, घर, पंखा, ये सब वस्तुओं के नाम है। मैं ये तो नहीं बोलती कि पेन चल रही है, मैं पंखा पढ़ रही हूँ, मैम ये पुस्तक है, पंखा वहाँ छत में चलता है, तो आपको पता है कि उसको पंखा कहते हैं और इसे पुस्तक कहते हैं। अर्थात इसके लिए ये नाम और उसके लिए वो नाम हमेशा से बना हुआ है। दिल्ली, खरगोन, इंदौर, कानपुर, बॉम्बे, आगरा, ये सब शहरों के नाम है ना। विद्यालय भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, ये अलग अलग जगहों के नाम है। तो दिल्ली दिल्ली ही रहेगा, खरगोन नहीं बन जाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं खरगोन को आज से खरगोन नहीं बोलूँगी, मुझे ये शहर के लिए ये नाम पसंद नहीं है, तो मैं तो अपने शहर के लिए दिल्ली बोलूँगी या मैं अपने शहर को इंदौर बोलूँगी। तो इंदौर बोलने से खरगोन इंदौर नहीं बन जाएगा, खरगोन खरगोन रहेगा और इंदौर इंदौर ही रहेगा। प्रेम या घृणा या सुख या जो बुढ़ापा होता है, ये भी हमारे जीवन के अलग अलग भाव होते हैं या अलग अलग स्टेजें होती है बेटा। बचपन हमेशा एक बच्चे का होता है और एक बूढ़े व्यक्ति का बुढ़ापा होता है। जवान व्यक्ति की जवानी होती है, उसी तरह मीठी चीज़ में मिठास होती है। इमली मीठी होती है क्या? नहीं। कैरी मीठी होती है? नहीं, वो तो खट्टी होती है तो उसमें खटास होती है, और मिठाई मीठी होती तो उसमें मिठास होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग भावों को भी हम संज्ञा ही कहते हैं। बहुत इजी वे में याद कर लीजिए बेटा कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप जब भी किसी का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का लो, किसी स्थान का लो, किसी वस्तु का लो, या आप अपने एक्सप्रेशन को या किसी और लोगों के किसी भाव का भी यदि नाम ले रहे हो, तो वह भी संज्ञा वाला शब्द होता है।
अब संज्ञा, दुनिया में मैंने जैसे बोला कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम हैं, तो वो भी 5 प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए, संज्ञा के भेद, ये रहा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। फिर ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर समुदायवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम है इसका समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञा ध्यान से इसे पढ़ लीजिए पहले, फिर हम इन्हें समझाना शुरू करेंगे बेटा। चलिए, बहुत आसान, अपनी पुस्तक लीजिए हाथ में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब आप किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का ही नाम प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण, राम या खरगोन, या आप ले सकते हैं जैसे वस्तु में पुस्तक। कोई वस्तु का नाम आप ले सकते हैं जैसे कलम, है ना। ये हो गया उसका उदाहरण। राम मतलब वो वाला नाम राम का ही है। खरगोन तो खरगोन ही रहेगा। कलम शब्द कलम के लिए ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए, हम क्या ले रहे हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के लिए देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द, क्योंकि इनसे एक विशेष नाम संज्ञा का ही हमें बोध होता है तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक। जैसे जब आप कोई ऐसा शब्द यूज करें जो एक व्यक्ति के लिए ना होकर आपके पूरे किसी ग्रुप के लिए या किसी पूरे एक जाति के लिए प्रयोग किया जाए, उसे हम कहते हैं जातिवाचक। जैसे मैं बताती हूँ बेटा आपको, है ना। ये था राम, लेकिन अगर मैंने बोला बच्चे, बच्चे में राम भी आ गया। अगर मैंने बोला शहर, शहर में एक शहर खरगोन भी आ गया। कलम जो है वो वस्तु होती है, या इसकी जगह अगर मैं लिख दूं कमल, है ना, कमल का फूल देखा है, तो ये कमल का फूल। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया फूल, अब फूल में क्या हो रहा है, सारे फूल आ जा रहे हैं बेटा, है ना, चंपा का भी, चमेली का भी। यानी कि ये जो फूल है ये पूरा एक जाति है जिसके अंदर सभी फूल आ जाते हैं। शहर की अगर मैंने लिखा तो उसमें फिर भारत के सभी शहर आ जाते हैं। अर्थात जब हमें किसी शब्द या संज्ञा शब्द से किसी एक स्पेशल या विशेष जाति का या वर्ग का पता चलता है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा।
और व्यक्तिवाचक में हमको केवल उस विशेष व्यक्ति का नाम पता चलता है। फिर तीसरा है हमारा भाववाचक। अब भाववाचक के देखिए हम उदाहरण लिख रहे हैं। भाववाचक में बेटा देखो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष, अच्छाई या बुराई, अवस्था यानी उसकी स्थिति कैसी है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, या भाव का नाम पता चले तो उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक। जैसे मैंने पहले बोला था, मिठास मीठे में होती है ना। फिर एक होता है बुढ़ापा, जो बूढ़े लोगों में होता है। या फिर जैसे तीखी चीज में होता है तीखापन, या फिर आपके जवान में होती है जवानी, या बच्चे में होता है बचपन, है ना। फिर है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा बेटा। द्रव्यवाचक संज्ञा में अब हम बहुत सरल है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो पेज पलटा लीजिए सभी। वैसे तो भाववाचक संज्ञा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, इसको केवल अनुभव ही किया जा सकता है। जैसे बचपन को केवल आप अपने बचपन के दिनों में ही महसूस कर सकते हैं, या कोई बच्चा ही महसूस कर सकता है। बुढ़ापा कोई बूढ़ा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। तो ये सारे भाव है। भाव का मतलब हमारे अंदर की फीलिंग्स। द्रव्यवाचक, धातु या द्रव्यों के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे देखिए, जैसे कि आपका सोना होता है ना, वो लिक्विड होता है। दूध होता है, दूध द्रव्य है। या फिर जैसे आपकी चीनी होती है, चीनी मतलब शक्कर। या फिर आपका जैसे घी है। जो भी चीजें द्रव्य के रूप में होती हैं या उनको बोलने के लिए आप शब्द प्रयोग करते हैं, वो होते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, तरल, पतला। अब बोले सोना तो कड़क होता है, नहीं बेटा, सोने का जब आभूषण बनाया जाता है उसके पहले वह थोड़ा सा तरल होता है। फिर है समुदायवाचक। बहुत सरल है समुदायवाचक। समुदाय यानी ग्रुप, तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी ग्रुप के लिए करते हैं, या जो शब्द हमेशा ग्रुप में प्रयोग किए जाते हैं, समूह में प्रयोग किए जाते हैं। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक कहते हैं। जैसे मैंने कहा सेना, जब भी हम सेना शब्द बोलते हैं उसमें एक जवान नहीं होता है, उसमें सारे जवान आ जाते हैं। या फिर जैसे भीड़, भीड़ कभी भी एक लोगों से मिलकर नहीं बनती बेटा। जैसे आपकी कक्षा, कक्षा चौथी, तो उसमें क्या एक बच्चा होता है? अगर भले ही उसमें एक भी बच्चा या दो बच्चे भी बैठे तो वो पूरी कक्षा चौथी ही कहलाएगी। अगर उसमें 40 बच्चे तो भी वो कक्षा चौथी कहलाएगी। या फिर जैसे होती है पुलिस, पुलिस हमने कहा तो वो हमेशा एक पुलिस नहीं होती, पुलिस के अंदर फिर पूरी पुलिस की कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, ये हुए हमारे संज्ञा के 5 प्रकार बेटा। इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, यानी संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। हम पढ़ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा अगर शब्द दिया है तो उसको जातिवाचक से हम भाववाचक में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए दास, दास जो होता है उसको नौकर को कहते हैं, लेकिन उसको भाववाचक में बनाना है तो दास का क्या हो जाएगा? दास्ता। बच्चा है, ये देखिए बच्चा है तो उसका बचपन हो जाएगा। पशु तो उसमें पशुता हो जाएगी। गुलाम तो उसमें गुलामी आ जाती है। अगर मित्र है तो उसमें मित्रता होती है। साधु में साधुता होती है। अर्थात जातिवाचक कोई भी अगर शब्द है तो उसको आप भाववाचक में बदल सकते हैं, क्योंकि या तो वो कोई व्यक्ति का नाम होगा, समुदाय में है तो, या तो वो कोई स्थान होगा, लेकिन उसके अंदर भी फीलिंग तो होगी ना। तो हम जातिवाचक को भाववाचक में बदल सकते हैं। जैसे होता है युवा, युवा मतलब सारे युवा लोग, तो उनके अंदर यौवन होता है। नारी, नारी एक जाति होती है, उसमें सब नारियां आती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? नारीत्व का गुण होता है। पुरुष यानी सारे पुरुष, उनमें पुरुषत्व होता है। उसी तरह हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अपना, अपना मेरे अंदर अपनापन है। स्व
मेरा, उसमें स्वत्व आ जाता है। आप आ हो जाता है। अहम तो अहंकार होता है। मम तो हमारा ममत्व होता है। तुम पराये हो तो तुम्हारे अंदर परायापन हो जाता है। नीच तो निजत्व हो जाता है। उसी प्रकार हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते। जैसे उदास तो उदासी हो गया, उदार तो उदारता हो जाता है, बुरा तो बुराई हो जाती है, हरा तो हरियाली, चोर तो चोरी, चतुर तो चतुरता हो जाती है, नीच की नीचता हो जाती है, लोभ का लोभी हो जाता है। वीर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर वीरता होती है। और अगर राष्ट्र है तो लोगों में क्या होती है? राष्ट्रीयता। यानी कि आप क्रिया हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, सभी को भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अंदर उनका खुद का भी एक इमोशन या फीलिंग या भाव होता ही है। जैसे चलना है तो चाल होता है, हंसना हंसी होती है, धोना तो धुलाई हो जाती है। क्रिया से भी भाववाचक है ना। पढ़ना एक क्रिया है लेकिन उसमें पढ़ाई की भावना होती है। भूलना एक क्रिया है, उसमें भूल होती है। हारना भी एक क्रिया है तो उसमें क्या होती है? हार होती है, हार की भावना होती है। बुनना एक काम है, क्रिया है, लेकिन उसमें बुनाई की भावना होती है। झुकना का झुकाव हो जाता है, सजना का सजावट हो जाता है। और सिलना एक काम होता है ना, सिलाई करना, उसमें क्या भाव होता है? सिलाई का। अगर मेरे मन में सिलाई का भाव ही नहीं है तो मैं सिलूंगी ही नहीं। हर चीज़ के अंदर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, उसके अंदर कोई ना कोई भाव होता ही है। फिर अवयव, मना तो मना ही हो गया। कैसे? मैंने तुम्हें मना किया था ना इस काम को करने से, यानी कि मैम ने मुझे मना ही करी है। निकट का निकटतम, भीतर का भीतरी, शीघ्र का शीघ्रता, दूर दूरी, धिक का धिक्कारना। बाहर अगर कोई है तो वो मेरे लिए बाहरी है। समीप अगर कोई मेरे है तो उससे मुझे समीपता महसूस होती है। तो इस प्रकार बेटा भाववाचक संज्ञा केवल भाव को प्रदर्शित करती है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। और संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इस प्रकार नाम ही संज्ञा है। इसके सेकंड परिभाषा ये भी है, नाम ही संज्ञा है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वाले चित्र को अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। फिर हम अपनी अगली कक्षा में संज्ञा के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बेटा इस प्रकार आज हम लोगों ने संज्ञा को समझा है और हम अपनी ये कक्षा संज्ञा के साथ समाप्त कर रहे हैं। एक बार दोहरा लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या सिंपल नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, विशेष तौर से किसी का नाम। जातिवाचक, जब किसी जाति का नाम बताया जाता है। फिर भाववाचक, जब हमारे मन के भावों को कोई शब्द बोलते हैं। द्रव्यवाचक, जब तरल पदार्थों के नाम लिए जाते हैं। और 5वां होता है समुदायवाचक, जब आप समुदाय का नाम शब्द में लेते हैं तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आज संज्ञा का पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अपनी अगली कक्षा में इसके कार्य के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।